दूसरों की बातें ज़्यादा सुनने से बेहतर यह है मेरी जान कि खुद को थोड़ा सा टाइम दो। खुद के बारे में समीक्षा करो, खुद का अवलोकन करो कि अभी तक मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, अभी तक मेरा इस परीक्षा में चयन क्यों नहीं हो रहा है। दूसरों का ज्ञान कम सुनो और खुद के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने का प्रयास करो। हो उल्टा रहा है कि आप बाहर के मोटिवेशन के चक्कर में ये ज्ञान दे देगा, वो ज्ञान दे देगा। अरे नहीं, बाहर की सलाह लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से भी राय नहीं लेनी चाहिए, वरना फिर आप भंवर के अंदर फंस जाओगे और आपको खुद को, अपना जो अस्तित्व है उससे विमुख हो जाओगे। तो एक दो जो अच्छे विद्वान लोग हैं, जो वाकई में आपको लगता है कि जेन्युइन सलाह देते हैं, राय देते हैं, एडवाइस देते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप का आत्म अवलोकन करें, खुद की समीक्षा करें कि मैंने क्या क्या गलतियां की और क्या मुझे सुधार करना है, ताकि मैं इस परीक्षा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर सफल हो सकूं। अपने आप पर ध्यान दें। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेस के ऊपर। अपना राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के अंदर, राजस्थान इतिहास के अंदर हम जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसको देख रहे थे। पिछली कक्षा में हमने मंडोर जो शाखा है वो देखे, और आज जो आगे के जो शासक हैं उन्होंने क्या कुछ किया विशेष, और परीक्षा में क्या सवाल है जो पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे। देखिए साथियों, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक जो जो चीज़ें, जो जो शासक रहे वो हम देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जालौर, उज्जैन व कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में। ठीक है जी। इनका राज्य 8वीं सदी में प्रारंभ माना जाता है। कौन सी सदी में? 8वीं सदी के अंदर प्रारंभ माना जाता है। जालौर, उज्जैन व कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनका है। इस शाखा के प्रतिहारों का जो वैभव है, स्थान मंडोर ही प्रतीत होता है। माफ कीजिए, इस शाखा के प्रतिहारों का उद्भव का जो स्थान है कि इनका कहाँ से क्या उद्भव होता है, तो मंडोर ही प्रतीत होता है इनके उद्भव का स्थान भी। सबसे जरूरी और सबसे पहला पड़ाव यहाँ पर आता है नागभट्ट प्रथम। यहाँ से सवाल बहुत बार जो पूछा जाता है साथियों, तो इस नागभट्ट प्रथम का डाटा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। नागभट्ट प्रथम क्या क्या करवाता है, क्या कहता है, तो जालौर, अवंती और कन्नौज के प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम से ही है जो प्रारंभ होती है। परीक्षा में माफ करें, परीक्षा में पूछ लिया जाए क्या कि जालौर, अवंती और कन्नौज के जो प्रतिहार हैं इनकी नामावली किस शासक से प्रारंभ होती है, तो आपको उत्तर देना है नागभट्ट प्रथम से इनकी वंशावली, नामावली है जो प्रारंभ होती है साहब। इस वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि नागावलोक किसे कहा जाता है या नागावलोक किसके लिए आया है, तो नागभट्ट प्रथम के लिए ही नागावलोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नागावलोक। ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करें तो अवंती के प्राचीन नगर कौन सा? उज्जैन, इसको है जो राजधानी बनाया गया। नागभट्ट प्रथम के द्वारा अवंती के प्राचीन नगर कौन सा? उज्जैन, इसको है जो राजधानी बनाया जाता है। ठीक है बात। और इसके समकालीन अरब शासक जुनैद था। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि नागभट्ट प्रथम के समकालीन कौन सा अरब शासक था, तो वो था जुनैद। कौन था? जुनैद। आगे ध्यान में रखिएगा, नागभट्ट के समकालीन पड़ोसी, अगर पड़ोसी राजाओं की बात की जाए कि नागभट्ट के समकालीन पड़ोसी राजा कौन कौन से थे, तो दंतीदुर्ग का नाम आता है, ललितादित्य का नाम आता है और यशोवर्मन का नाम आता है। पड़ोसी राजाओं की बात आए तो समकालीन इसके, और ये सारे के सारे इनके साथ संबंध क्या थे? अच्छे थे, इसके मित्रवत मामला था इसका। उपाधियों की बात करें नागभट्ट प्रथम की, तो नारायण का अवतार भी इसे कहा जाता है। ये सब उपाधियां किसकी है? नागभट्ट फर्स्ट की। नारायण का अवतार कहा जाता है। इंद्र का दंभ नाशक भी कहा जाता है। इंद्र का दंभ नाशक।
नारायण मूर्ति का प्रतीक भी कहा जाता है और मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, मलेच्छों का नाशक ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, मलेच्छों का नाशक नागभट्ट प्रथम, नारायण का अवतार भी अब की बार ध्यान में आप रख लीजिएगा। विशेष बात, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है, नागभट्ट प्रथम जो है वो वैष्णव धर्म को मानता था। नागभट्ट प्रथम किसको मानता था साहब? वैष्णव धर्म को मानता था। अच्छा लग रहा है तो फिर वीडियो को लाइक शेयर आप करते रहिए। पहली बार देखने वाले बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। अगला शासक आता है वत्सराज। वत्सराज भी इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़ा सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। क्या? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का माफ करें वास्तविक संस्थापक कौन था, तो साहब वहां पर आप उत्तर करोगे वत्सराज। वास्तविक संस्थापक आएगा तो वैसे वास्तविक और वैसे ही वत्सराज हो जाएगा साहब। इसके समय कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो ये भी परीक्षा में सवाल पूछा गया कई बार, किसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, तो वत्सराज के समय ही होता है साहब। गुर्जर प्रतिहारों में ये जब शासक था, वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध तथा बंगाल के शासक धर्मपाल को जो परास्त किया था। ठीक है जी। वत्सराज के तो दरबारी कौन? जैन मुनि उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कोवलेमाला ग्रंथ की रचना की, जिसमें इसे रणहस्तिन है जो कहा गया। तो वत्सराज की उपाधि के बारे में बात करें या वत्सराज को रणहस्तिन किसने कहा या इसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो कोवलेमाला ग्रंथ है किसका? उद्योतन सूर्य का। समय 778 ईस्वी। और वत्सराज का ये दरबारी कवि था, जैन मुनि थे। उद्योतन सूर्य 778 ईस्वी में कोवलेमाला में लिखते हैं क्या कि ये रणहस्तिन है, और रणहस्तिन कहते हैं युद्ध का एक तरीके से हाथी। रणहस्तिन किसके लिए है? ये वत्सराज के लिए है साहब। आचार्य जिनसेन भी इसी के समय थे, इन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की। आचार्य जिनसेन ने किसकी? हरिवंश पुराण की। तो ये वत्सराज से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। और उपाधि की बात करें वत्सराज की तो जय वराह है और रणहस्तिन। तो पूछ लिया जाए जय वराह और रणहस्तिन उपाधियाँ किससे संबंधित है या कौन सुशोभित था इनसे, तो वत्सराज। रणहस्तिन तो प्रसिद्ध है तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन रणहस्तिन नहीं देकर केवल जय वराह है पूछ ले आपसे, जय वराह है, तो भी क्या करोगे भाई साहब? वत्सराज कर दोगे, वत्सराज कर दोगे। ठीक है जी। और वत्सराज शैव धर्म का अनुयायी था ना। ऊपर हम बात करें तो वैष्णव धर्म का था वो, और वत्सराज किसका था? शैव धर्म का अनुयायी। ये विशेष बात परीक्षा में पूछी गई, तो इसको आप नोट अवश्य कर लीजिएगा। चलिए नागभट्ट सेकंड की ओर आते हैं साहब। नागभट्ट सेकंड ने क्या क्या किया? 795 से 833 इसका समय रहा है। माता पिता की बात करें तो वत्सराज पिताजी और माता श्री सुंदर देवी। नागभट्ट सेकंड के पिताजी कौन? वत्सराज, और माताजी कौन? सुंदर देवी। भुज कला अभिलेख इसके समय का था। यहाँ से क्या जानकारी मिलती है? नागभट्ट सेकंड से रिलेटेड जो भुज कला अभिलेख है, इसमें नागभट्ट सेकंड द्वारा परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण किए जाने का जो उल्लेख मिलता है, तो भुज कला अभिलेख में नागभट्ट सेकंड की थोड़ी जानकारी हमें देखने को मिलती है साहब इस उपाधि के विषय में। कन्नौज के शासक कौन थे? चक्रायुध या चक्र युद्ध को हराकर कन्नौज को जो राजधानी बनाया। तो नागभट्ट सेकंड की बात आए, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था, तो साहब नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज के शासक चक्रायुध को है जो हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया साहब। बंगाल के शासक धर्मपाल को भी इसने परास्त किया था, पराजित किया था, हराया था। खुमाणरासो रचनाकार कौन? दलपत विजय। खुमाणरासो रचनाकार कौन? दलपत विजय। इसमें मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय के संघर्ष के प्रमाण भी मिले। परीक्षा में आपसे सवाल, देखिए हर पंक्ति से सवाल के दृष्टिकोण से आप पढ़ोगे तो चीज़ें याद होगी। तो परीक्षा में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि नागभट्ट द्वितीय के
मुसलमानों के विरुद्ध जो संघर्ष था उसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, ये जानकारी कहाँ मिलती है, तो खुमान राष्ट्रों के अंदर है जो ये जानकारी मिलती है, ये बातें मिलती है। नागभट्ट सेकंड ने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। मोस्ट सवाल है ये, पहले भी पूछा गया है कि बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो नागभट्ट सेकंड ने बलि प्रबंध ग्रंथ की रचना है जो की थी साहब। वह भगवती देवी का परम उपासक था। नागभट्ट सेकंड क्या था, भगवती देवी का उपासक। नागभट्ट सेकंड भगवती देवी का उपासक। अब यहाँ तक आ गए हो तो अपना एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर पर जाओगे तो नव सृजन क्लासेज सर्च करोगे आप, नव सृजन क्लासेज नाम से अपना एप्लीकेशन है क्लासेज, तो उस एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं फ्री टेस्ट वगैरह डालता रहता हूँ और कोर्स से जो कुछ भी है वहाँ पर धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में। चलिए, नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जीवित समाधि ली थी, ये भी पूछा जा सकता है कौन सा शासक था जिसने गंगा में जीवित समाधि ली थी, और इनके नाम दे दे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, वत्सराज, या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर ध्यान में रखना, नागभट्ट सेकंड ने गंगा में जीवित समाधि ली थी साहब। इसका उल्लेख कहाँ है, चंद्रप्रभ सूर्य के प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अंदर है जो ये इसका उल्लेख मिलता है कि नागभट्ट सेकंड ने गंगा में जीवित समाधि ली थी साहब। ठीक है, अगला शासक आता है रामभद्र, जिसका ज़्यादा उल्लेख नहीं। नागभट्ट द्वितीय के बाद प्रतिहार वंश का शासक बना था। नागभट्ट सेकंड के बाद कौन आता है, रामभद्र आता है। एक प्रतापी राजा आता है, प्रतापी शासक मिहिर भोज, जिसका सवाल कई बार पूछा जाता है। मिहिर भोज ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, तो इसने रामभद्र की हत्या कर दी थी। नागभट्ट सेकंड के बाद में जो रामभद्र महोदय आए, तो रामभद्र महोदय को मिहिर भोज ने क्या टपका दिया, सब पत्ता काट दिया इसका, तो रामभद्र की हत्या कर दी। इसी वजह से प्रतिहारों का पितृहंता भी मिहिर भोज है जो कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतिहारों का पितृहंता भी कहलाता है कौन, मिहिर भोज। माता जी का नाम अप्पा देवी देखने को मिलता है 851 में, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। 851 ईस्वी में अरब यात्री कौन, सुलेमान भारत की यात्रा करता है, तो ये भी पूछा जा सकता है सुलेमान भारत की यात्रा कब करता है, 851 में। और सुलेमान कहाँ का यात्री था, अरब देश का यात्री था। सुलेमान बताता है, ये एक फैक्ट भी ध्यान में रखना, सुलेमान क्या बताता है कि मिहिर भोज कट्टर इस्लाम विरोधी था, या परीक्षा में सवाल आ जाए कि मिहिर भोज कट्टर इस्लाम विरोधी था, ये कौन कहता है, तो ये सुलेमान बताता है कि सुलेमान ने इसे भारत का सबसे पावरफुल है जो शासक भी बताया है कि सबसे पावरफुल शासक भारत का कौन, मिहिर भोज है साहब। ठीक है, उपाधियों की हम बात करें तो आदि वराह है, ये ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है, और प्रभास पाटन दौलतपुरा अभिलेख के अंदर देखने को मिलता है। आदि वराह है और प्रभास पाटन मिहिर भोज की उपाधियाँ, आदि वराह है और क्या प्रभास भी देखने को मिलता है, प्रभास पाटन, ये दोनों ऐसे भी देखने को मिलती है उपाधियों में, ध्यान में रखिएगा आप। चलिए, मिहिर भोज साहब हो गए। अब आते हैं महेंद्रपाल प्रथम की ओर। किसकी तरफ, महेंद्रपाल प्रथम। नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलें, अन्यथा आप सुन लीजिए, पुस्तकें अभी तक आपके पास बहुत सारी पड़ी होगी, उनमें सारी जानकारी मिल जाएगी। मुझसे सुन लेंगे, साथ साथ लिख लेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी याद हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी बात। इतनी इफेक्ट तो हर किताब में आपको देखने को मिलेंगे। प्रयास मैंने किया 3-4 पुस्तकों से संकलन करके, बाकी आजकल गाइडों में बहुत मैटर मिलता है, लेकिन कोई समझाने वाला हो साथ साथ, जिससे हम सुनते चलें इत्मीनान से, तो चीज़ें तभी याद है जो हो जाती है। एक तरीके से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस भाषा में है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप उस तरीके से सुनोगे कि बातचीत हो रही है, तो चीज़ें ज़्यादा है जो अच्छे से याद रहेगी आपको। महेंद्रपाल प्रथम की बात करूँ मैं साथियों, तो मिहिर भोज का पुत्र था। महेंद्रपाल किसका पुत्र, मिहिर भोज का। और पितृहंता कौन, मिहिर भोज, जिसने किसको टपकाया था, रामभद्र को। गुरु के नाम की बात करें तो महेंद्रपाल के यहाँ राजशेखर गुरु जी आते हैं, और राजशेखर की रचनाएं परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। राजशेखर के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उनमें मैं बात करूँ तो कर्पूर मंजरी, हिंदी साहित्य के अंदर भी पूछा जाता है। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा और हरविलास। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा और हरविलास, ये सारे की सारे ग्रंथ है, रचनाएं हैं राजशेखर की, जो कि महेंद्रपाल का एक तरीके से गुरु भी था, दरबार में भी था।
उपाधियों की बात करें तो परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और परमेश्वर इत्यादि उपाधियां महेंद्रपाल प्रथम की रही है साहब। ये डाटा ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट क्या कि बी एन पाठक ने इसे हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा है। हिंदू वर्ष का अंतिम हिंदू सम्राट कहता है बी एन पाठक किसको? महेंद्रपाल प्रथम को। कौन कहता है? बी एन पाठक। ठीक है बंधु। चलिए महिपाल साहब की बात आती है तो राजशेखर ने इन्हें आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। आर्यावर्त का महाराजा धीराज किसने और किसे कहा? तो राजशेखर ने कहा। और किसको कहा? महिपाल को है जो कहा था साहब। राजशेखर इनके दरबारी कवि थे इनके यहाँ पर भी, और इनके द्वारा महिपाल को रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा भी दी गई थी। महिपाल को रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा किसने दी थी साहब? तो राजशेखर साहब ने है जो दी थी। ये ध्यान में रखना। अरब यात्री अल मसूदी महिपाल के समय भारत आया था। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अल मसूदी साहब महिपाल जी के शासनकाल में है जो भारत आते हैं। आगे हम देखें गुर्जर प्रतिहारों के अंदर आगे जो बचे कुचे शासक जिनमें इनके बाद में विनायक पाल आता है, महेंद्रपाल सेकंड आता है, देवपाल सेकंड आता है, राज्यपाल आता है, आदि प्रतिहार शासक बने। ये डाटा जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था साहब। और प्रतिहार साम्राज्य का पतन 1093 ईस्वी में गढ़वाल वंश के आधिपत्य के बाद, जब गढ़वाल वंश का आधिपत्य हो जाता है तो प्रतिहारों का पत्ता है जो कट जाता है, वंश समाप्त हो जाता है। तो ये थी आज की कक्षा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। आगे अजमेर के चौहान वगैरह उनको देखेंगे। सभी दोस्तों को शेयर किया करें ताकि और बंधु भी जुड़कर लाभ ले सकें। पहली बार जो साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अभी करंट का भी कोर्स डला हुआ है। रोज़ करंट की पीडीएफ वहाँ पर डल जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है कभी डेली डल जाती है, कभी 1-2 दिन से डल जाती है। जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाली चीज़ें वो। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पर डाली हुई है, लेकिन कॉलेज व्याख्याता में जो द्वितीय पेपर है, सेकंड पेपर है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी टेस्ट सीरीज मात्र 299 में है। 1 वर्ष की वैधता है, इसकी वैलिडिटी है। इकाईवाज टेस्ट चल रहे हैं, 20 टेस्ट या 20 प्लस भी कर देंगे होंगे। टेस्ट दोबारा भी दे सकते हो। अभी तक 3 टेस्ट यहाँ पर है जो डाले जा चुके हैं। तो कोई कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा है आपका साथी और सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज देकर अपना आकलन करना चाहता है या कि मुझे कितना याद रह रहा है उस हिसाब से देखना चाहता, तो आप ये खरीद सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। जय हिंद। फिर मिलता हूँ। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए।